नमस्कार, आपके कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु रंजन। भ्रष्टाचार, संवेदनहीनता, ये सारी ऐसी समस्याएं हैं जिस पे हम लोग लगातार चर्चा करते रहते हैं और जिस भी विभाग के बारे में कहें, व्यवसाय के बारे में कहें, पेशे के बारे में कहें, तो ये कुछ शब्द हैं जो स्वाभाविक रूप से हमारे सामने आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पेशे हैं जिनसे हम काफ़ी कुछ अपेक्षा करते हैं, जन जन से जुड़े हुए हैं और उनको काफ़ी ऊंचा स्थान समाज में दिया गया, जिसमें न्यायाधीश हैं, शिक्षक हैं और डॉक्टर हैं, और इन तीनों को माना जाता है कि ईश्वर के बाद उनको स्थान दिया गया है। लेकिन जब इन क्षेत्रों में भी गड़बड़ियां दिखती हैं, भ्रष्टाचार दिखता है, तो काफ़ी दुख होता है। और उसमें एक पेशा है, वो है आयुर्विज्ञान का, मेडिकल साइंस का। और ये माना जाता है कि डॉक्टर जो है धरती के भगवान होते हैं, लोगों को जीवन दान देते हैं। लेकिन जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप इस पेशे के ऊपर लग रहे हैं या लगते रहे हैं कहते हैं, और डॉक्टरों की कमाई के बारे में जो चर्चा होती है और वो भी अवैध, अनैतिक, भ्रष्ट तरीके से, वो निश्चित रूप से सवाल खड़े करता है कि किस हद तक हमारा समाज सभ्य है, मानवीय है और संवेदनशील है। अभी जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसने 16 दिसंबर को 150 ऐसे डॉक्टरों को तलब किया था जिनके ऊपर सीधा इल्ज़ाम है कि उन्होंने बहुत बड़ी राशि जो है सो रिश्वत के रूप में ली। और ये 150 की बात नहीं है, बल्कि अधिकतर पे इस तरह के आरोप लगते रहे। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने दिशा निर्देश भी दे रखे हैं, अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश हैं, हिपोक्रेट का जो है सो ओथ है, वो तमाम तरह की बातें हैं। और इस पर संसद में भी पिछले सप्ताह चर्चा हुई है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जरिए। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर, मानवीय पेशा, मानवीय कृत्य, किस हद तक उनका पेशा जो है भ्रष्ट हो चुका है, अनैतिक हो चुका है, मानवीय हो चुका है, जबकि ये पेशा इतना मानवीय है। क्योंकि डॉक्टर और जो दवाई कंपनी है उनके बीच अवैध साठ-गांठ हैं। जो डायग्नोस्टिक सेंटर हैं उनसे उनको कमीशन मिलता है, ऐसा आरोप है। बहुत तरह के आरोप है। इस बहस में शामिल हैं डॉक्टर ओपी यादव, जो कि नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट नई दिल्ली के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। हमारे साथ हैं रंजीत रंजन, कांग्रेस की सांसद हैं और एक अभियान चला रही हैं, ये जो भ्रष्टाचार है इस व्यवसाय में उसके खिलाफ, और संसद में भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। हमारे साथ डॉक्टर के अग्रवाल हैं, जो कि प्रधान महासचिव डेजिग्नेट हैं, नामजद हैं भारतीय मेडिकल संगठन के, IMA के। और कुछ ही देर में हमारे साथ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर MC मिश्रा जुड़ जाएंगे। सबसे पहले रंजीत रंजन जी, आप बताएं, क्योंकि आप पति पत्नी पप्पू जी और आप एक अभियान बिहार में चला रही हैं कि काफ़ी कुछ जो है सो इतनी गिरावट आ गई है, इलाज जो है वो आम आदमी के पहुंच से बाहर है, डॉक्टर केवल पैसे कमाते हैं, हर तरह के अनैतिक तरीके अपनाते हैं। आप अपना पक्ष इस पर रखें। देखिए, हम लोगों ने अपने क्षेत्र से शुरू किया था, स्टार्ट किया हम लोगों ने PSC और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं। धीरे धीरे मेरे ख्याल से एक हथियार, वर्ल्ड में हथियार के बिजनेस के बाद डॉक्टरी पेशा ऐसा है जिसको एक बहुत बड़ा व्यवसाय के रूप में लोगों ने ले लिया है, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे मेडिसिन कंपनी हो। तो मेरे ख्याल से मेरे पास वर्ड नहीं है। मैं उन डॉक्टर्स के हम लोग खिलाफ नहीं है जो इस पेशे को एज अ डॉक्टर लेके समझते हैं, लेकिन अच्छे बुरे लोग होते हैं। आश्चर्य की बात है कि अगर आप गहराई में जाएंगे तो MD लिखा हुआ है, फर्जी डॉक्टर है, MBBS है, MBBS डॉक्टर नहीं है। लेकिन आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन रूरल एरिया, खासकर गांव वगैरह में जाएंगे आप, तो जो आपने अभी वर्ड लिखा मानवीय कृत्य, डॉक्टर्स को लोग भगवान समझते हैं। लेकिन आज की डेट में आप रूरल एरिया की बात ले, पहले आप वहां से शुरू करें तो जानवर से बदतर पेशेंट को समझा जाता है। ये बिल्कुल 101% सच्चाई है। कभी किसी के यहाँ कैंची छोड़ दी जाती है, कभी किसी के टॉवल छोड़ दिया जाता है। ये बहुत छोटी बात है। मैं 3-4 केस जेन्युइन बताऊंगी। अयोग्यता भी हुई और लापरवाही भी हुई, दोनों बात। लापरवाही के साथ कोई उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जैसे IMA है, रेगुलेटरी बॉडी है, आप डॉक्टर को संरक्षण देते हैं, MCI है डॉक्टर को संरक्षण देने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ पर पेशेंट को, मरीज को अगर डॉक्टर की लापरवाही से, जानवरों से बदतर व्यवहार होता है। दूसरा जो आपका था कि वो कोई जाली डिग्री लेके, तो वो तो एक फ्रॉड का मामला है, धोखाधड़ी का मामला है, उसमें ये बातें नहीं आएंगी। वो तो कोई करता है तो वो गलत, उसके लिए डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए कोई और जिम्मेदार है। इसके अलावा और भी कोई आरोप है आपके पास? देखिए, आप डॉक्टर्स की बात करेंगे तो आरोप ही आरोप है। किसी भी हॉस्पिटल में अगर आप गवर्नमेंट से शुरू करें और प्राइवेट में लेके शुरू करें,
आप एक्सरे की कीमत से लेके मेडिसिन की कीमत से लेकर इसको आप बड़े लेकर लेवल में लेके जाएंगे तो इनकी कंपनी से, मेडिकल कंपनी से, दवाई कंपनियों से सांठगांठ होती है। वो प्रिस्क्राइब ही वो मेडिसिन करते हैं जो बहुत महंगी है। एक्सरे होते हैं मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब ज्यादा बेहतर बताएंगे कि मेरे के 150 से मैक्सिमम 200 रुपए लगते हैं, जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में 500 से 700 रुपए लिए जाते हैं। दूसरा क्या है, आपको बीमारी पेट की है तो चेस्ट का भी एक्सरे कराना है, आपको पैर का भी एक्सरे कराना है, आपको 3-4 टेस्ट भी कराने हैं। ये अब कॉमन वे से रेगुलर प्रैक्टिस में डॉक्टर की ये जिम्मेदारी कराई जाती है कि उनसे कमीशन मिल सके। कमीशन और लैब भी वही प्रिस्क्राइब करेंगे जो उन्होंने लिखी है। अगर आप कहोगे कि मैं इस लैब से करा दूं तो बोलेंगे भाई वो लैब तो खराब है, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं, उसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं। तो पेशेंट मरता क्या ना करता। देखिए मैं एक बात कह के साहब, एक डॉक्टरी पेशा, एक वकीलों का पेशा ऐसा है कि जहां जाके आप 100% सरेंडर कर देते हो, आपको कुछ नहीं मालूम होता है कि वो क्या करेंगे, और यहाँ पर आप 100% उस पर विश्वास कर रहे होते हो। और यहाँ पर जिस तरह से विश्वास को तोड़ा गया है, ये आने वाले कल के लिए बहुत ही भयावह स्थिति है। हाँ डॉक्टर, थोड़ा सा पहले, क्योंकि मैं मेडिकल काउंसिल की एथिक्स कमेटी में भी हूँ जी, तो मैं कुछ चीज़ों को लॉस बता दूं पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक रेगुलेटरी बॉडी है, हमारे एथिक्स रेगुलेशंस हैं। 1.7 के अंदर में अगर एक डॉक्टर को पता लगता है कि दूसरा डॉक्टर कोई अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहा है, उसके बारे में रिपोर्ट ना करना भी एक वायलेशन है। इसका मतलब है कि एक डॉक्टर की ड्यूटी है कि वो दूसरे अनएथिकल एक्ट को एक्सपोज करे। 6.1 के अंदर में सॉलिसिटिंग ऑफ पेशेंट इज नॉट अलाउड, आप किसी भी पेशेंट को सॉलिसिट नहीं कर सकते। 6.4 के अंदर में रिबेट्स एंड कमीशन आर नॉट अलाउड, ठीक है। 7.19 के अंदर में टाउट्स एंड एजेंट्स आर नॉट अलाउड, कि आपने टाउट भेजा और बोला कि मेरे को पेशेंट ला के दे दे, इट्स नॉट अलाउड। एंड 6.8 के अंदर में बड़ा क्लियर कट रेगुलेशन हमारा वायलेशन है कि डॉक्टर फार्मा एक्सेस अगर है, अगर आप वहाँ पे कोई गिफ्ट ले रहे हो, कोई ट्रैवल फैसिलिटी ले रहे हो, हॉस्पिटैलिटी ले रहे हो, नो कानून नहीं है, ये स्टेट कानून है। और आजकल इसकी कंप्लेंट्स आनी चालू हो गई है। ये जो आप बात कर रहे थे 150 के नहीं है, 300 डॉक्टरों की कंप्लेन है। 300 पे तो है, 16 को 150 को बोला था। ये इसकी कंप्लेंट्स आ रही हैं और उस कंप्लेंट्स को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट मेडिकल काउंसिल इग्नोर नहीं कर रहे हैं। सो आज अगर कोई भी हमारे मेडिकल काउंसिल के जो चीफ रह चुके हैं मेजर जनरल सोम झिंगन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि बहुत बुरा हाल है। आपके डॉक्टर के तलवार ने कहा कि 2008 से लेकर के एक भी डॉक्टर का लाइसेंस इस आधार पर रद्द नहीं हुआ है कि उसने जो है भ्रष्टाचार किया, गलत काम किया। तलवार तो जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन थे तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एक्शन लेना या ना लेना। आज जो एथिक्स कमेटी है, एक्शंस लिए जा रहे हैं, क्यों नहीं ले पाए, लेकिन वो तो उनका कुंठा तो जाहिर होते कहते हैं कि आप बताएं कि उन्होंने जो कहा कि 2008 से अब तक एक भी डॉक्टर का लाइसेंस रद्द नहीं हुआ। मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, परमानेंट लाइसेंस रद्द नहीं हुआ। टेम्परेरी लाइसेंसेस तो रोज रद्द होते हैं, 3 महीना, 6 महीना, 2 साल, 3 साल, 5 साल। मेरे पास में जो हमारे टाइम पे ही हमारा, अगर मैं 1.5 साल से अगर मेडिकल काउंसिल में इंडिया में हूँ तो 100s में ये नंबर है, 100s में, नॉट 1 और 2। हम लोग, मेरी जानकारी आपको, आप RTI से ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, 100s में नंबर है जिनके लाइसेंस सस्पेंड हुए हैं। तो इवन स्टेट मेडिकल काउंसिल के अंदर में, अगर आप कंज्यूमर काउंसिल के अंदर में जो रिजल्ट है उसका जो कन्विक्शन रेट है सिर्फ 5% है, मेडिकल काउंसिल का, स्टेट मेडिकल काउंसिल का 5% से बहुत ज्यादा है। तो इसमें हम यहाँ कहीं पर भी वैसे देखिए, नियंत्रण जो है ना डॉक्टर अग्रवाल, जो मतलब ऑटो सेल्फ रेगुलेशन जो है, चाहे वो मेडिकल काउंसिल हो, बार काउंसिल हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सब असफल हो चुके हैं। नहीं, असफल नहीं हुए, उसमें दिक्कतें देखिए कहाँ आ रही है। मेडिकल प्रोफेशन का डॉक्टर, प्रेस काउंसिल में जज बैठता है, मेडिकल डॉक्टर, वो ऑटोनॉमस उस तरह से मेडिकल डॉक्टर के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया, लेकिन प्रोफेशनल हॉस्पिटल्स के लिए अभी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। हम लोग ला रहे हैं, IMA ला रहा है, हॉस्पिटल है या जो डॉक्टर का संगठन है उसको भी लागू नहीं होता है। महीने में सेल्फ कोड ऑफ कंडक्ट हम हॉस्पिटल्स के लिए, मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट के लिए लेकर आ रहे हैं। डिजिटल हेल्थ में आज के कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, हम लोग लेकर आ रहे हैं। ग्रीवियंस सेल IMA लेकर आ रहा है, एक मॉडल ग्रीवियंस सेल जहां पेशेंट IMA के पास भी जा सकता है मेडिएशन के लिए, ग्रीवियंस सेल के लिए, कि हमारे को जो है कि इस डॉक्टर के साथ में कंप्लीट, जरूरी नहीं है कि वो रेगुलेटर के पास भी जाए। IMA भी ये पहल कर रही है। IMA भी कंसर्न है कि मेडिकल प्रोफेशन के अंदर में जो लोगों का, जो कुछ लोगों के कारण से जो प्रोफेशन की बदनामी हो रही है। आप कह रहे हैं सैकड़ों में है, 7 लाख आपके डॉक्टरों की संख्या है। अगर 100-200 का आपने 2 महीने या 4 महीने के लिए अगर लाइसेंस रद्द भी किया हो तो क्या फर्क पड़ता है? 100-200 कम नहीं होते,
साइंस काउंसिल में तो एक भी नहीं मिलेगा, लॉयर्स में एक भी नहीं मिलेगा, जजेस में एक भी नहीं मिलेगा। लेकिन 100-200 अगर होते हैं तो इसका मतलब है कि मेडिकल काउंसिल बहुत प्रोएक्टिव है। डॉक्टर अग्रवाल, जब हम वकीलों की बात करते हैं तो बहुत डॉक्टरों के भ्रष्टाचार की बात करो, आप प्रेस पे जितना हमला करना है कर लीजिए, मैं कहीं हमला नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया प्रोएक्टिव है। अगर कंप्लेंट्स आई हैं और एक्शन ना लिया हो तो आप बात करिए। आप ये मत करिए कि मेडिकल काउंसिल इज नॉट पुलिसिंग। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इज अ जज। कंप्लेन आएगी तो जज होगा ना, एक्शन होगा ना। या तो आप ये बोलिए कि इतनी कंप्लेन आई और आपने कुछ नहीं किया। कंप्लेंट ही बहुत कम आते हैं, बहुत कम कंप्लेंट। तो फिर आप डॉक्टर यादव आप बताएं, आपका क्या मानना है, किस हद तक ये भ्रष्टाचार है, डॉक्टर और दवाई कंपनी और जो डायग्नोस्टिक केंद्र हैं उनका जो है घालमेल है, और किस हद तक कार्रवाई होती है? देखिए, हम एक टर्म यूज करते हैं एंडेमिक, और दूसरा टर्म होता है एपिडेमिक। और आज की तारीख में मेरे को बोलते हुए शर्म आ रही है कि मेडिसिन और मेडिकल प्रोफेशन में करप्शन इज इन एपिडेमिक प्रोपोर्शंस। योगी बेरा साहब ने एक बार कहा था, थ्योरी इज एज गुड एज प्रैक्टिस, बट इन प्रैक्टिस इट इज नॉट। तो ये जितने रूल्स एंड रेगुलेशन जो बने हैं या बनाए जा रहे हैं या जो कह रहे हैं इम्प्लीमेंट किए हैं, इसका कोई इफेक्ट आया है सोसाइटी पे या मेडिकल प्रोफेशन पे, या किसी तरीके से ये डेटरेंट हुए हैं? माय आंसर इज ए कैटेगोरिकल नो। नाउ करप्शन भी आपको डिफाइन करना होगा। करप्शन सिर्फ यही नहीं है कि आपने किसी से कैश लिया है, करप्शन वो भी है, क्या हमारी गाइडलाइन राइटिंग कमेटी में वो डॉक्टर नहीं बैठे जिनकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ एसोसिएशन है, फाइनेंशियल डीलिंग्स है, वो गाइडलाइन लिखते हैं, वो हमारे रेगुलेटरी बॉडीज को, एम्स के डायरेक्टर साहब हमारे बैठे हैं, पीजीआई और एम्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स की रिकमेंडेशन सिडिस्को को गई थी, जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने लिखी थी, वो भी करप्शन है। आप डिजीज मॉन्गरिंग करते हैं। हो रही है, संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट है कि जो विशेषज्ञों की राय लेनी चाहिए, कंपनी दवाओं के लिए जो है सो उनसे राय अपने से राय लिख देती है और उनके दस्तखत ले लिए जाते हैं पैसे देकर। वही कि ये हुआ है कि नहीं। तो करप्शन एक बहुत वाइड एंगल है, और ये बिल्कुल, लेकिन एमसीआई किस हद तक उसको नियंत्रित कर पा रहा है आज की तारीख में? द वर्ड इज जीरो। मैं इसको मानने को तैयार नहीं। एमसीआई को रेगुलेट कर, एमसीआई इज एथिक्स कमेटी ऑफ एमसीआई रोल इज कंप्लेन आनी है, उस पर एक्शन लेना, और एक्शन लिए जा रहे हैं। नहीं, कंप्लेंट्स आ रही हैं, कंप्लेंट्स ये 300 अभी मध्य प्रदेश के 24 डॉक्टर्स पे एक्शन हुआ। अब कभी 250 से 300 डॉक्टर्स को जो फेक फैकल्टी वाले थे एमसीआई इंस्पेक्शन पे, सबको 2 से 5 साल का सस्पेंशन मिला है। तो ये डिटेल्स आपको एमसीआई से मिलनी चाहिए कि मैं एमसीआई का प्रवक्ता नहीं हूँ, बट आई नो फ्रॉम इनसाइड, बट आई नो फ्रॉम इनसाइड एक्शंस आर बीइंग टेकन। नो कंप्लेंट इज डिस्पोज्ड ऑफ to protect a doctor if he is at fault. Let me be very clear about it. मैं बहुत ही एडमेंट और बहुत ही एक भी केस हमें बता दीजिए जहाँ पे आपको ये बोला जाए कि डॉक्टर को प्रोटेक्ट कर रहा है अगर वो गलती से है तो। अच्छा, चलिए ये रंजीत and I am ready to debate her for hours together on this issue on any platform, on any platform. अग्रवाल जी, मैं 100% बिल्कुल डिनाई कर रही हूँ आपकी बात को। अभी भागलपुर में घटना घटी, एक डॉक्टर ने अश्लील हरकत की, और बिहार जो आईएमए है पूरा बोर्ड, नहीं काउंसिल की बात कर रहे हैं, काउंसिल मैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ। मेडिकल काउंसिल तक पहुंचने दीजिए अगर खबर को। पहुंचाएगा कौन है? पहुंचाएगा कौन? 1.7 के अंदर में डॉक्टर, वहाँ पर सारे डॉक्टर एक हो गए। जिस तरह से इंडियन मेडिकल काउंसिल है उसे बिहार मेडिकल हर राज्यों में है, और हर राज्यों का है, वो बिल्कुल यूनाइट हो गया। डॉक्टर से बात करने की भी जहमत नहीं उठाई और कह दिया गया कि भाई वो दुष्कर्मी नहीं है। एक डॉक्टर ने यूट्रस का ऑपरेशन किया और यूरिन की थैली पे लीकेज आ गई और उसको वहां से भगा दिया गया कि भैया गलती होगी, अब जाके प्राइवेट में इलाज कराओ। आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, फोर्टिस वाले एयरपोर्ट पे 25 जो परसेंटेज है उस पर दलाल बैठे होते हैं जो फॉरेन के पेशेंट को लेकर आते हैं। 25% उनको कमीशन दिया जाता है, उसी से जितने की वो ट्रीटमेंट करते हैं। दलाल को आप 25% देते हो, 30% आप खुद कमाते हो, तो आप कितना ज्यादा पैसा ले रहे हो? मैं कहीं पर भी कट्स कमीशन, यस वी नीड टू चेंज, मैं कहीं मना नहीं कर रहा, मैं कहीं बात नहीं कर रहा। ये जो इंटरनेशनल टूरिज्म हो रहा है, ये इंटरनेशनल टूरिज्म, ये 25 की बात कर रहे हैं, ये 25 की बात कर रहे हैं, कम कर रही है, कम कर रही है, 25% नहीं है। ब्रेक पे जाने से पहले आइंस्टाइन साहब का सुनिए, उन्होंने ये बोला था, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, द वर्ल्ड इज एन इविल प्लेस नॉट बिकॉज ऑफ पीपल हु डू बैड बट बिकॉज ऑफ पीपल हु डू नो गुड एंड डोंट ओपन देम आउट।
जी जी, सही बात है। अगर आप चुप रहते हैं जहां आपको मुंह खोलना चाहिए, 1.7 MCI एक्ट के अंदर में कोई डॉक्टर चुप रहता है, वो भी MCI का वायलेशन है। दिनकर जी की चर्चित कविता है, समर शेष है नहीं दोष का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। अभी हम एक ब्रेक यहाँ पे लेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ गए हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर MC मिश्रा, उनके विचार हम सुनेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। अंतराल के बाद फिर से आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। हम चर्चा कर रहे हैं जो मेडिकल प्रोफेशन है उसके बारे में, डॉक्टर मानवीय पेशा, मानवीय कृत्य। हाँ डॉक्टर मिश्रा, आप बताएं कि आप तो खैर एक बहुत प्रतिष्ठित संस्थान के निदेशक हैं और एम्स तो माना जाता है कि विश्व स्तरीय अस्पताल है, उसके बारे में बहुत उतनी शिकायतें हैं लेकिन उतनी, लेकिन बाकी सरकारी अस्पतालों की हालत बहुत ही खराब है, उसके बारे में तो बहुत तरह की शिकायतें हैं। और मैं एम्स जाता हूं तो एक बड़ा दिलचस्प है, पता नहीं आपने देखा या नहीं देखा है, वहां दुकान है तो लिखता है ऑपरेशन का सामान, ऑपरेशन नहीं लिखता है, ऑपरेशन, वो OPPRESSION। तो मुझे लगता है बिल्कुल सही इसने लिख दिया, ये ऑपरेशन नहीं ऑपरेशन है ये। आप बताएं कि क्या सच्चाई क्या है, ये जो मतलब अस्पताल हैं उनके अंदर जो हो रहा है, जो रिपोर्टें आ रही हैं, क्या आप कहना चाहेंगे? नहीं, आप सरकारी अस्पताल के अंदर की बात कर रहे हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल? लेकिन देखिए, मेल प्रैक्टिस है, इस बात से डॉक्टर यादव ने कहा, मैडम भी यही कह रही हैं, डॉक्टर अग्रवाल भी कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये वास्तविकता है। अब बात ये आती है कि इसको आप कैसे इसका निवारण कर सकते हैं, या कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आपने कहा बाहर से मरीज आ रहा है, अफ्रीका से 25%, ये मतलब हमको सभी को ये विदित है, इसमें कोई उसकी बात नहीं है। अब ये क्या गलत है क्या सही है, इसकी परिभाषा कैसे तय होगी, कौन तय करेगा कि भाई इसमें होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि मैडम ने एक बात उठाई थी कि एक्सपेंसिव इलाज हो गया है और इसमें जहां 100 रुपये लगने चाहिए 500 रुपये लगते हैं, ये भी बात है। वो मेरे ख्याल से सप्लाई और डिमांड का भी इशू आ जाता है। जैसे आपको कि यहाँ स्टेंट जितने महंगे उतने तो लंदन में नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, मार्केट, अब दिल्ली की प्रॉपर्टी की प्राइस देख लीजिए आप। मैं खरीद सकता हूँ क्या दिल्ली में प्राइस? नहीं खरीद सकता। क्या मैं, मतलब ये आयरनी है प्रॉपर्टी को आप जो इलाज, नहीं मैं कह रहा हूँ इलाज की भी मैं वहीं आ रहा हूँ। मैं खुद कह रहा हूँ कि जो आज मैं किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा हूँ, डॉक्टर काम कर रहा है, वो वहां इलाज नहीं करा सकता, इतना महंगा है। 50,000 से लेके 1 लाख रुपए कौन है? आप मान रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का ICU का खर्चा आता है आज किसी भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के। लेकिन डॉक्टर मिश्रा, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कौन नहीं करेगा? जिम्मेदार की सवाल ही नहीं है। लोग फिर भी इलाज करा रहे हैं वहां पे। कुछ लोग जो जिनके पैसे 1 हफ्ते में खत्म हो जाते हैं, फिर वो सरकारी अस्पताल की तरफ भागने लगते हैं कि साहब हमारा तो खत्म हो गया और सब हो गया, हम बर्बाद हो गए, अब हमें ट्रांसफर कर लीजिए। तो वो समस्या बहुत गंभीर है। जैसे आप कहिए, एक फ्रेज यूज होता है बहुत सारी इनमें जाते हैं हम, CII या फिक्की या किसी इस तरह के जो आयोजन होते हैं उनमें एक फ्रेज यूज होता है कि साहब 80% जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो प्राइवेट सेक्टर में हैं। बिल्कुल मैं मानता हूं ये बात, उसको हम नकार भी नहीं सकते, उसकी आवश्यकता भी है। इसलिए आप मुझे बात तो पूरी करने दें, आप मुझे बात तो पूरी करने दें। और 20% सरकारी संस्थानों में है। अब मैं कहता हूं ये अधूरा वाक्य है, इसको आप पूरा करिए कि 80% प्राइवेट सेक्टर में है, बिल्कुल मैंने मान लिया, लेकिन उसको एक्सेस कितने लोग कर पा रहे हैं? 10%, 5% लोग ही देश के उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। जो 80% आबादी है वो इस 20% पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस पे, हॉस्पिटल्स पे भारी पड़ रही है। आज जो आपने अभी एक बात एम्स की भीड़ से मैं देखता हूं कि जो प्राथमिक उपचार केंद्र है PHC, वहां तो बंद पड़े रहते हैं, बंद पड़े हुए हैं, कोई झाड़ू देने वाला नहीं है। मैं एक बात बोलूंगी, मैं दिल्ली के अस्पतालों की बात कर रहा हूँ। एम्स को छोड़ दीजिए आप, एम्स में भीड़ है, सफदरजंग में भीड़ है, LNJP में भीड़ है, GTB में भीड़ है, हर अस्पताल भरा हुआ है मरीजों से। दिल्ली की बात दिल्ली में भीड़ क्यों है? 55% लोग बिहार से, यूपी से आ रहे हैं,
क्यों आ रही है? मैं मैडम से पूछना चाहूंगा, मैं ये मैडम से पूछना चाहता हूँ। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कर्नाटक का नहीं आता है, महाराष्ट्र का नहीं आता है, तमिलनाडु का नहीं आता है। देखिए मैं एक चीज को क्लैरिफाई कर लूं, पहले हम बार बार बात कर रहे हैं पहले रंजीत जी एक बात बिल्कुल सही, आज तो आपका जिस पार्टी से गठबंधन है उसकी सरकार है, और सही मैं खुद एम्स में कई बार जा चुका हूँ, बिहार और उत्तर प्रदेश के मरीज भरे रहते हैं, आपको केरल का, कर्नाटक का, तमिलनाडु का नहीं मिलेगा। बिहार में चरमरा गई है व्यवस्था। मैंने खुद बोला, जिस तरह आपने कहा कि 80% लोग प्राइवेट में आज इलाज करा रहे हैं, लेकिन सुविधाएं हैं, सुविधाएं हैं। मैं एक चीज को ले लूं, बार बार बात हो रही है कि चार्जेस ज्यादा है, बार बार रंजीत जी कह रहे हैं कि चार्जेस ज्यादा है। खराबी ये नहीं है कि चार्जेस कम है कि ज्यादा है, दिक्कत कहाँ आ रही है? जहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं है। एक हॉस्पिटल बोलता है कि 50,000 का बिल बनेगा, बिल बनता है 1.5 लाख का, वहां अनरेस्ट है, वहां पे रेगुलेशन की जरूरत है। 10% प्लस माइनस 10% 1.5 लाख का बिल दे दें तो सही है। नहीं, वो बता रहा हूं मैं, वहां पे जरूरत है रेगुलेशन की। ठीक है, अगर आप जितना लेते हैं उतना बिल देते हैं। मैं कुछ और बात कर रहा हूं, मैं पब्लिक अनरेस्ट इसलिए नहीं है कि चार्जेस ज्यादा है, पब्लिक अनरेस्ट है कि चीट कहां किया जा रहा है, 50,000 बोलते हो 1.5 लाख चार्ज करते हो। वो तो ठीक नहीं, वो इंपॉर्टेंट है, वहीं पर ही पब्लिक मर रही है, वहां आदमी को घर बेचना पड़ रहा है। एक आदमी आया, उसको मालूम है कि मुझे 50,000 में इलाज कराना है, गांव से आ जाता है 50,000 का इंतजाम करके, यहाँ आने के बाद बोलते हैं कि यहाँ पे ये तो आप 50,000 हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं। मैं तो ये सवाल कर रहा हूँ, यहाँ तो मैंने पढ़ा है कि डॉक्टर ऐसे ऐसे हैं जो शादी से लेकर श्राद्ध तक स्पॉन्सर कराते हैं प्रायोजित कंपनियों के द्वारा, शादी भी है तो वो भी जो है प्रायोजित है, कोई मेडिकल कंपनी को टोटल वायलेशन है। गिफ्ट, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, कैश मॉनेटरी ग्रांट इज नॉट अलाउड। नहीं, कान वो हो नहीं रहा है, नहीं अलाउ है, लेकिन कहीं पर भी हत्या, बलात्कार सब आईपीसी में जुर्म है, फिर भी घटनाएं हो रही हैं। 300 डॉक्टरों का रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं ना, 6 महीने वेट करिए, कितना वेट करें? डॉक्टर यादव आप बताएं कितना इंतजार करना पड़ेगा? 6 महीने का वहाँ पे टाइम है, 6 महीने में इंक्वायरी होना जरूरी है। इतने साल में क्या हुआ? इंक्वायरी की रिपोर्ट तो अभी आई है, इतने साल में क्या इंक्वायरी आएगी तभी तो होगा। एमसीआई इज नॉट पुलिसिंग, एमसीआई में कंप्लेन करोगे तो एक्शन होगा ना। कितने साल हुआ? कितने साल? बात की समझ पा रहे, कंप्लेन आई है तो भी एक्शन। अग्रवाल जी, एक मिनट में बोलना चाहूंगी, घर में थोड़ी अग्रवाल जी एक मिनट इंटरप्ट करूंगी। ये मास लेवल के डॉक्टर इस तरह से कर रहे हैं, आप कितनी कंप्लेंट? डॉक्टर नहीं, कुछ डॉक्टर। चलिए अब समय कम है, एक बात सुधांशु जी, अगर आप इस चीज को करेक्ट ठीक करना चाहते हैं तो एमसीआई इस चीज को ठीक नहीं कर सकती। आप देखिए सब तरीके से, अगर आप मेडिकल प्रोफेशन को इंडस्ट्री डिक्लेयर करेंगे तो पेशेंट एक कंज्यूमर बन जाएगा। नहीं, वो तो है ऑलरेडी। अगर आप सोसाइटी का नजरिया नहीं बदलेंगे, अगर आप हर बार डॉक्टर को कंज्यूमर फोरम में लेके जाएंगे, अगर आप डॉक्टर का बिहेवियर चेंज नहीं करेंगे, उसको मेडिकल एथिक्स की आप मेडिकल स्कूल से सिखाई नहीं करेंगे, और जब तक आप मरीज को एम्पावर नहीं करेंगे, उसको एजुकेशन नहीं देंगे, ये नहीं होगा। मरीजों का भी कोई आर्ग्यू करे जा रहे हैं, एमसीआई ठीक करे, एमसीआई नहीं कर। जो डॉक्टर अग्रवाल कह रहे हैं ठीक बात कह रहे हैं। देखिए 1 जून में हम कॉन्फ्रेंस में गए थे जर्मनी, मैं और मेरी पत्नी, गायनी की एक कॉन्फ्रेंस थी। मैं समझता हूं कि मेरी पत्नी एक अनोखी ऐसी थी जिसने किसी कंपनी से स्पॉन्सरशिप नहीं ली थी उसमें। तो ये जो बीमारी है ये बहुत बड़ी है। चलिए, अच्छा आपने स्वीकार किया कम से कम। एक पॉइंट मैं जरूर बोलूंगी, 50 लाख रुपीस डोनेशन देके प्राइवेट कॉलेज में डॉक्टर बनते हैं। अभी तो उन्होंने कहा कि गांव में, मतलब ये नहीं कि वो करप्शन बनेंगे, जाते हैं नहीं, गांव में नहीं जाते हैं। प्रैक्टिकल, अगर आप प्रैक्टिकल हो, ये क्यों हो रहा है? आप कहते हैं 50 लाख है कि 50 डॉक्टर बनूंगा, पहले वो पैसे नहीं, वो गलत है। वो 50 लाख दे रहा है, इसका मतलब है कि वो गाँव वाला है ही नहीं। गाँव वाले को आप डॉक्टर बनाइए। अग्रवाल समय नहीं है। डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर यादव, रंजीत रंजन और डॉक्टर अग्रवाल, आप सबों का बहुत धन्यवाद। एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन आम आदमी को राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि आदमी हर से बच सकता है लेकिन डॉक्टर से नहीं बच सकता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको जीवन में एक बार ही डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना पड़े। और डॉक्टर के बारे में तो कहा ही जाता है कि इतना विश्वास होता है मरीज का कि वो किसी से जो है औरत को कह सकता है कि तुम कपड़े उतारो, और उसके पति से उसका पैसे ले सकता है कि इसके लिए मैं तुमसे चार्ज। इतनी जो कहा जाए श्रद्धा है, इतनी आस्था लोगों की होती है डॉक्टर में, और अगर उस आस्था के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ होती है तो वो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं हो सकती है। उनका स्टैंडर्ड आम आदमी से ऊपर माना जाना चाहिए, और होता है, और यही अपेक्षा भी समाज की उनसे है।